In my opinion, world GDP will decline by at least 3%, because इतनी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है वर्ल्ड ओवर. वो रीबिल्ड होगा, आज नहीं होगा, साल में होगा, 2 साल में होगा. तो दिस सेक्टर लुक्स टू बी वेरी प्रॉमिसिंग. मोहित जी, आप देखो कोई ज्यादा फॉल नहीं आया अभी तक. 26,000 से हम 23,000 आए. बट सर इतने में ही पोर्टफोलियो 40% डाउन हो गया. पोर्टफोलियो, आई एग्री विद यू. तो सर प्रेजेंट सिनेरियो में गोल्ड एंड सिल्वर में क्या आपका व्यू है? एंड जिन इन्वेस्टर ने 4 लाख रुपए पे सिल्वर ली हुई है, कब तक सर दोबारा रेट दिखेगा उनको? फॉरेन इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके लिए इंडिया इज नॉट द ओनली मार्केट. फॉर देम ग्लोब इज द मार्केट, वर्ल्ड इज द मार्केट फॉर देम. सर आपका करेक्ट क्या है? ज्यादा पैसा बुल मार्केट में बनता है कि बेयर मार्केट में? ये शेयर मार्केट है भाई, जरा देख के चलो. आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. आज का सेशन बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है. जी हाँ, ठीक सुना आपने. बिकॉज आज हमारे बीच में है सीए हरजीत सिंह अरोड़ा जी, जो कि हैं प्रमोटर, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मास्टर ट्रस्ट ग्रुप. आज हम जानेंगे उनके स्टॉक सिलेक्शन टिप्स, उनकी मार्केट स्ट्रेटजीज एंड निफ्टी को डिकोड करेंगे इन टुडेज वॉर, जियोपॉलिटिकल एंड अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में. तो आइए स्टार्ट करते हैं सर से सेशन. एक छोटा सा डिस्क्लेमर, आज हम ये शूट कर रहे हैं 4 अप्रैल 2026 को. हमने आज तक के सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को कंसीडर कर लिया हुआ है, बट आप अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को जरूर कांटेक्ट करें. वेलकम सर. थैंक यू सर. आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑन बीइंग अवार्डेड विद द मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेस लीडर्स ऑफ एशिया 2025-26 बाय टाइम्स नाउ. थैंक यू मोहित जी. दिस इज ऑल गॉड्स ग्रेस. उनकी रहमत से ही सब चलता है. आवर ड्यूटी इज टू परफॉर्म, टू डू आवर ड्यूटी इन ए ऑनेस्ट वे. बाकी तो भगवान के हाथ में है, अवार्ड देना या रिवॉर्ड देना. थैंक यू. Sir, you qualified as a CA in 1978 with merit and started your journey in 1985 under the name Aurora Financial Consultant Private Limited. सर वहाँ से लेके यहाँ तक का सफर कैसे देखते हैं सर? Yes, मोहित जी, I passed out in 1978 and merit as जैसे आपने बोला, मेरे को इंस्टीट्यूट से 2 रिकमेंडेशन आए थे, DCM और एक यमुनानगर से. बट आई वॉज इन डबल माइंड भी कैसे करूं, बिकॉज फैमिली में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं था, इतनी अवेयरनेस थी नहीं थी. तो देन वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी देयर इज ए जॉब अवेलेबल इन ओसफा वेलर मिल्क ग्रुप. मेरे को लगा कि लोकल है तो अच्छा रहेगा, तो आई ज्वाइन ओसफा वेलर मिल्क ग्रुप इन 1978. फिर उसके बाद उन्होंने एक कंपनी बनाई, ओसफा एग्रो मिल्स लिमिटेड. तो बाय दैट टाइम आई क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो, and they appointed me as a company secretary and a finance controller for that company. उस कंपनी में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब नॉट ओनली अकाउंट्स फाइनेंस, उसके अलावा आई वाज लुकिंग आफ्टर इनकम टैक्स, कमर्शियल एक्टिविटी. बरो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिला बिजनेस करने का. इसके अलावा फ्रॉम 83 to 87 they raised more than 1100 crore rupees from capital market. And I was thoroughly involved in that journey. तो उससे क्या हुआ कि काफ़ी एक्सपोजर मिला बॉम्बे जाने का, दिल्ली जाने का, एंड लॉट ऑफ अमेजिंग पर्सनालिटीज आई मेट ड्यूरिंग दैट टाइम. और काफ़ी इस जर्नी के दौरान मैं देख रहा था कि नॉर्थ इंडिया में ऐसा कोई प्रोफेशनल नहीं है जो कैपिटल मार्केट सर्विसेज या फाइनेंशियल सर्विसेज पे कोई गाइडेंस दे टू द प्रमोटर्स, टू द इन्वेस्टर्स. लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज भी अभी नई नई बनी थी उन दिनों में. तो जब मैंने फिर डिसीजन लिया 1985 में कि मैं भी कुछ ऐसा करूं नॉर्थ इंडिया में, बिकॉज माय बेस वाज लुधियाना. सो आई स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल सेटअप. वी वर टीम ऑफ 3 people. आवर ऑफिस वर वेरी स्मॉल, हार्डली 400 स्क्वायर फीट. तो उसके बाद विजन वाज क्लियर कि वी हैव टू टेक इट फॉरवर्ड, काफ़ी अच्छे से करना है, एक्सपेंशन करना है. आई वुड पुट इट लाइक दिस, अकेला ही निकला था सफर पे, साथी मिलते रहे और कारवां बनता रहा. आज वो टीम जो 3 से स्टार्ट हुई थी, आज वी आर मोर देन 1200 पीपल. और हमारी जो प्रेजेंस है वो 22 स्टेट्स में है.
with 54 our own branches, more than 1800 our sub brokers and franchisees, और 54 हमारे खुद के ऑफिसेज हैं across the country. So we started in 1985 as a merchant banker. Our focus was on merchant banking because of Oswal Agro exposure was mainly into merchant banking activities. But meanwhile, जैसे मैंने कहा लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज बन चुका था, we became member of लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज also. फिर 1988 में जब दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज ने प्रोफेशनल्स को बुलाया कि आप भी आओ ज्वाइन दी स्टॉक एक्सचेंज, तो आई अप्लाइड एंड एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आई वाज अलॉटेड मेंबरशिप. First 10 year from 1985 to 1995, the focus was on merchant banking, and we handled more than 150 capital raising assignments, majorly into North India, but few of them was from Bombay also, because by that time we expanded to Bombay. As I said, 1985 we started from Ludhiana, 86 we moved on to Delhi, एंड 92 में हम बॉम्बे अपना ऑफिस खोला, 95 में चंडीगढ़ में. तो इसके बाद कुछ ना कुछ ऐड होता रहा जैसे टाइम और अपॉर्चुनिटी आती रही, वी हैड बीन एक्सपेंडिंग. फिर मेजर जो हमें बूस्ट मिला वो 1991 में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज अपॉइंटेड एज फाइनेंस मिनिस्टर. उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स किए, राइट फ्रॉम ऑनलाइन ट्रेडिंग. पहले मैनुअल होता था, हार्डली 200 करोड़ का वॉल्यूम होता था अक्रॉस द कंट्री, बट आज देखें तो 50 लाख करोड़ का वॉल्यूम होता है. यू कैन जस्ट इमेजिन द इंक्रीज इन द वॉल्यूम. एनएससी बना तो एनएससी की मेंबरशिप ली, बिकॉज हमें ये थोड़ा लग रहा था कि जैसे जैसे टाइम आ रहा है, जैसे जैसे चीज़ें नई नई आ रही हैं, तो वी शुड ऑल्सो ज्वाइन दी जर्नी. एनएससी की मेंबरशिप ली, फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी साथ में हमने ली 1-2 साल बाद. देन जो फिजिकल शेयर होते थे वो डीमेटलाइज किए फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर. सेबी वाज इनकॉर्पोरेटेड. उनका जो मेन रोल, सेबी पहले कोई रेगुलेटर नहीं था, इट वाज कैपिटल मार्केट वाज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं था, स्पेशलाइज डिपार्टमेंट नहीं था. तो सेबी बनने से क्या हुआ कि एक रेगुलेटर आ गया, सब इंटरमीडियरीज उसमें रजिस्टर हुए. उनका काम था द ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट एज वेल एज द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर. तो उस बेस पे उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है लास्ट 30 इयर्स में. तो उससे बहुत अच्छी और पॉजिटिव चेंजेस हुई हैं फॉर इंटरमीडियरीज, फॉर द रिटेल इन्वेस्टर एंड फॉर द कॉर्पोरेट. And today see so many companies are listed. Then at that time hardly 800 to 900 companies were listed. Today more than 10,000 companies are listed, and it is going on. तो इससे काफ़ी अच्छा रहा. तो जैसे उसके बाद मैंने बताया, जैसे जैसे कोई एक्टिविटी आई इस मार्केट में, कमोडिटी एक्सचेंज लॉन्च हुई, फिर हमने दोनों कमोडिटी एक्सचेंज की मेंबरशिप ली. करेंसी आया, करेंसी में लिया. फिर इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेटाइज किया इन्होंने, तो वो लाइसेंस लिया हमने. इसके अलावा फिर जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग में कई और नई नई चीज़ें, नई नई चैलेंजेस आए, नई नई इनोवेशन हुई, लाइक एल्गो ट्रेडिंग हुआ, उस पर भी हम गए. अब क्योंकि हमारे नेक्स्ट जनरेशन भी आ गई है हमारे साथ, माय सन जशन, डॉटर पलका एंड पुनीत, दे हैव जॉइंड द जर्नी. एंड उनका हमें ये फ़ायदा है कि वो आज जो लेटेस्ट चीज़ें हैं ऑन आईटी, ऑन साइबर, दे अंडरस्टैंड मच बेटर, एंड उससे हम जो है वो उस चीज़ पे भी फोकस कर रहे हैं और अपने क्लाइंट्स को सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ पे. Sir, first of all, congratulations for this beautiful journey. Sir, 40 years of Master Trust. You added new businesses every year. तो सर इस पूरी जर्नी में मोस्ट टफेस्ट या मोस्ट चैलेंजिंग फेस आपको कौन सा लगा? मुझे ये जो मार्केट है हमारी कैपिटल मार्केट या फाइनेंशियल सर्विसेज, हमें शुरू से एक चीज़ थी कि हमने अपना इसको वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस रखा. नॉट ओनली कि हम
फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रोकिंग पे ही रहे। हमने जैसे मैंने कहा मर्चेंट बैंकिंग वाज आल्सो देयर, देन थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड, then insurance and IPO. That was also the activity, plus consultancy on various matter like mergers and buybacks of the companies. So we were giving professional services to our client and structuring the financial products for them as per the requirement. तो चैलेंज तो इस जर्नी में बहुत आए। 85 में हमने स्टार्ट किया तो एक साल में ही जो सेंसेक्स था वो डबल हो गया। तो हमें लगा कि बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, इसमें काम करना वेरी रिमोरेटिव। बट 1987 ऑन दैट स्कैम इज नोन एज ब्लैक मंडे स्कैम, उसमें एकदम फॉल हुआ। बट एज आई सेड कि हमारा फोकस मर्चेंट बैंकिंग पे था पहले 10 इयर्स, तो हमें इतना ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं हुआ। फिर सेकंड स्कैम हमने चैलेंज देखा हर्षद मेहता टाइम, बट हर्षद मेहता से पहले हमारा काफ़ी अच्छा नेटवर्क बन चुका था विद दी कॉर्पोरेट्स, उनके प्रमोटर से के साथ अच्छे रिलेशन से, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी नए नए आए थे उन दोनों में 92 93 में। तो दे वर लुकिंग एट गुड कंपनीज एंड वर बाइंग साइजेबल क्वांटिटी ऑफ स्टॉक। तो उन दिनों में हमने कम से कम 1 करोड़ शेयर अपने क्लाइंटों के, अपने कॉर्पोरेट जिनके साथ हमारा एसोसिएशन था, चाहे वो जिंदल्स थे, प्रकाश इंडस्ट्री थे, या और लुधियाना बेस्ड, चंडीगढ़ बेस्ड, दिल्ली बेस्ड, तो उनको हमने गाइड किया कि आप करो कि इससे कंपनी का प्रोफाइल बढ़ेगा, कंपनी को पैसा आएगा, प्रमोटर के हैंड में आएगा तो कंपनी के हैंड में भी आएगा। तो एक तो वो हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा 1 ईयर बिफोर द हर्षद मेहता स्कैम। एंड ऑन सेकेंडरी मार्केट द फोकस वाज ऑन ब्रोकिंग। उसके बाद थोड़ा रेवेन्यू पे डेंट आया, लेकिन हमने उससे ये सीखा कि जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो हम अपने क्लाइंटों का काम करते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि जो हमारा कैपिटल है उसको प्रिजर्व करें। वो बैड टाइम्स में अपने हमारी कोशिश की कि बैड टाइम में हम बेटर करें और बेटर टाइम, गुड टाइम में हम बिगर हो। इन बैड टाइम वी शुड बी बेटर, ट्राई टू बी बेटर, एंड इन गुड टाइम वी शुड बी बिगर। तो एक्सपेंशन या जो भी हमने नेटवर्क बढ़ाना है नेट, वो हम अच्छे टाइम में करें। तो इन बैड टाइम जब चैलेंजिंग है, मार्केट स्लो है, तो अपनी इन हाउस सर्विसेज, इन हाउस जो काम है उनको ज़्यादा बेटर करें। उसके बाद 92 के बाद 95 स्कैम हुआ MS शूज का IPO में, जिसके बाद 7 साल मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी इन इंडिया वाज जीरो। तो उस 7 साल में हमने ये होमवर्क किया कि हमें ज़्यादा सेकेंडरी मार्केट में, ब्रोकिंग में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसी की वजह से हमने दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज तो था ही, वी ट्राइड टू एक्सपैंड अवर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्रेजेंस। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 95 में लिया, जैसे कमोडिटी आया तो उसका लिया। तो हमारा फिर हमने टीम बढ़ाई अपनी काफ़ी। टीम बढ़ाने से सब ब्रोकर्स भी साथ में, जितने एसोसिएट या रेफरल थे उनको भी ऐड किया। तो ग्रेजुअली जैसे 92 में बॉम्बे हमारी ऑफिस खुली, 95 चंडीगढ़, उनके अंडर हमने और ऑफिस खोले, अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलोर, चेन्नई, लखनऊ, पटना एंड कैलकाटा। जर्नी वाज स्लो एंड स्टडी, बट हमारे माइंड में था कि जितना हम ज़्यादा एरिया कवर करेंगे, जितने हम क्लाइंट बढ़ाएंगे, उतना हमारा कंपनी की ग्रोथ होगी। आज हमारे 4,25,000 से ऊपर क्लाइंट हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उनमें से एक्टिवली 75-80 हज़ार रोज काम, एक्टिवली काम करने वाले क्लाइंट्स हैं। तो इसके अलावा हमने म्यूचुअल फंड सेलिंग, इंश्योरेंस सेलिंग, या और जो IPO अच्छे आए उन पे भी डिपार्टमेंट बनाया, जिससे उन प्रोडक्ट की सेलिंग को भी बढ़ाया। तो ये इसके अलावा चैलेंज, जैसे 2008 में बहुत बड़ा चैलेंज आया था और मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हुई थी। आज तक का रिकॉर्ड है, ऑलमोस्ट 60% मार्केट क्रैश हुई थी, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड ओवर। दैट इज नोन एज सब प्राइम लेंडिंग
स्कैम, तो यूएसए से स्टार्ट हुआ था इसका इम्पैक्ट, क्योंकि तब तब जो फॉरेन इन्वेस्टर थे यूएसए बेस्ड ज़्यादा थे, दे पुल्ड लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इंडिया। उससे हमारी मार्केट भी बहुत ज़्यादा क्रैश हुई एंड इट टुक मोर देन 2 years टू रिकवर। फिर हमने 2013 में भी देखा मेल्टडाउन हुआ स्टॉक मार्केट का, और 2020 तो कोविड के कितने बैड इफेक्ट्स हुए, काम ही बंद हो गए लोगों के। बट मोहित जी, इसमें हमें बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आपको याद होगा कि वर्क फ्रॉम होम की एक्टिविटी बहुत बड़ी थी उन दिनों में, एंड द मार्केट एंड द बिजनेसेस इवॉल्व्ड, तो लोगों ने ऑनलाइन काम करना काफ़ी शुरू कर दिया था। सर जैसे कि अभी हम स्कैम्स की बात कर रहे थे, तो आपने 40 इयर्स की अपनी जर्नी में कितनी मार्केट बेयर रन, बुल क्रैशेस या डाउनफॉल देखे हैं। तो सर एज ए रिटेल इन्वेस्टर मेरा क्वेश्चन है कि क्या मार्केट पहले एक बिग डाउनफॉल या एक स्कैम से पहले मार्केट सिग्नल्स देना स्टार्ट कर देती है? एक चीज़ बोलूँगा, ये शेयर मार्केट है भाई, ज़रा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। तो इस मार्केट को मतलब आप ऐसे ब्लाइंड नहीं देख सकते। यू हैव टू सी, यू हैव टू एनालाइज सो मेनी थिंग्स, फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी, और क्या टाइमिंग क्या है मार्केट का, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मेरी एडवाइस रिटेल या इन्वेस्टर्स को है कि आप पूरे ध्यान से इस मार्केट में काम करो। आपने इन्वेस्ट करना है, 3 चीज़ें मैं आपको कहूँगा जो उनको मिनिमम देखनी चाहिए। तो स्टॉक सिलेक्शन, मतलब बाय अ वंडरफुल कंपनी एट ए फेयर प्राइस rather than a fair company at a wonderful price. So you have to analyze a stock from the fundamental. वो कंपनी में क्या ग्रोथ है, क्या रिटर्न ऑफ कैपिटल वो कमा रही है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, प्रमोटर का बिहेवियर टुवर्ड्स इन्वेस्टर क्या है। तो इतना देखो, इट इज ए वेरी स्पेशलाइज्ड जॉब। शायद जो पढ़े लिखे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या वो ये चीज़ों को समझते हैं बेटर, बट फॉर ए ले मैन जो जिसको अकाउंट फाइनेंस या इकोनॉमिक्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है, दे शुड टेक हेल्प ऑफ जो अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, तो उनकी हेल्प लेनी चाहिए। देयर इज अ बिग लिस्ट ऑफ दीज पीपल, ऑनलाइन भी करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं, दे आर प्रेजेंट अक्रॉस द कंट्री। तो उनकी ज़रूर एडवाइस लें, और ध्यान से, कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं रहता। तो सर एट प्रेजेंट सिनेरियो में गोल्ड एंड सिल्वर में क्या आपका व्यू है, एंड जिन इन्वेस्टर ने 4 लाख रुपए पे सिल्वर ली हुई है, कब तक सर दोबारा रेट दिखेगा उनको? मोदी, जैसे सिल्वर की बात कर रहे हो आप, ये हाई तो 4 लाख से भी ऊपर गया था, देन इट इन फ्यू डेज इट केम डाउन टू 2 लाख। हाँ जी। तो आज का 2.30 का रेट होगा अप्रोक्सीमेटली। सिमिलरली गोल्ड था, वो 2 लाख से 1,30,000 आ गया, और अब 1.5 लाख के करीब इसकी वैल्यू है 10 ग्राम। मेरी एडवाइस इन प्रोडक्ट्स के बारे में ये है कि वो इसमें स्पेकुलेशन बहुत हुआ है रिसेंट पीरियड में। गोल्ड इज एन एसेट विच यू कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग, बट इसमें भी इतना रन हुआ, 50-60,000 वाली चीज 2 लाख हो गई। तो उसमें जाके कई कंट्रीज के लेवल पे, जैसे रशिया, टर्की, इन्होंने फोर्सफुल इनको माल बेचना पड़ा, गोल्ड रिजर्व्स इनको बेचने पड़े। उसका रीजन था कि इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं थी, रशिया को वॉर चल रही थी कांस्टेंट, तो टर्की की इकोनॉमिक पोजीशन, तो ये लेवल, ये ऊपर के लेवल की, फॉर स्मॉल इन्वेस्टर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोडिक्ट ऑन सच प्रोडक्ट्स। तो सिमिलरली जो सिल्वर था वो 80-90 हज़ार से 4 लाख हो गया विद इन 1 ईयर। और इतना ज्यादा इसमें वॉलेटिलिटी, और ये क्रैश मेरे को तो लग रहा था कि होना ही है। तो सिल्वर तो मेरे ख्याल एक ट्रेडर की प्रोडक्ट है। गोल्ड में फिर भी जो इन्वेस्टर्स हैं, कुछ पोर्शन ऑफ
द मनी दे कैन हम्म, थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग। हम्म, सिल्वर से मैं कहूँगा थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए, हम्म, क्योंकि इसमें कई टेक्निकल एनालिसिस या एट वेरी हाई लेवल हम्म, ऑफ ऑपरेशन लाइक हम्म, कंट्रीज एसेट, हम्म, तो उसका सिनेरो प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता हम्म, है। हम्म, और आज सुनने में आता है जो ईटीएफ सिल्वर के हैं हम्म, उनकी बैकिंग ही नहीं है सिल्वर में। हम्म, सिल्वर इज हार्डली 15-20% ऑफ द वैल्यू हम्म, विच दे आर हम्म, शोइंग। सिल्वर आई वुड से कि हम्म, स्मॉल इन्वेस्टर शुड हम्म, अवॉइड। हम्म, गोल्ड में सम इज दिस लेवल, हम्म, क्योंकि अगर आपका 5 to 7 ईयर हॉरिजन है इन्वेस्टमेंट का, हम्म, गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हम्म। तो सर जिन्होंने सिल्वर 4 लाख में लिए वो क्या कर रहे हैं हम? को। तो देखो, ये एक बार तो बियर करना पड़ेगा, क्योंकि 4 लाख पे लेने का भी कोई तुक नहीं था। जो हाँ, चीज 90,000 की आप 4 लाख पे खरीद रहे हो आफ्टर विद इन 1 ईयर, हम्म, उसका कोई लॉजिक नहीं। हम्म, तो मेरे ख्याल में तो वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच ही है, और नहीं लेना चाहिए उनको। थोड़ा ऊपर लेवल पे थोड़ा थोड़ा निकलना ही चाहिए। Sir, what are the top 3 things you consider before investing in a particular stock? मुझे, to invest in a particular stock, there are many factors you have to keep in mind. Hmm, But as you asked for three, hmm, three basic thing is the one is very important, the hmm. sector, Okay. because Hmm, today one sector is performing better, hmm, tomorrow second maybe. So hmm, you have to keep in mind what is the present scenario. आईटी जैसे इन्फोसिस hmm, में या विप्रो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट hmm, करना आज से 20 साल पहले वाज डिफरेंट, hmm, आज उसमें करना डिफरेंट है। hmm, तो फर्स्ट इज यू हैव टू सी द sector which you are going to invest, what was its past and what is its future. hmm, So that is one has to keep in hmm, mind. Another is the second is the fundamentals hmm, of that company. वो कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल hmm, कितनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है, hmm, उसके अलावा प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है। hmm, तो ये चीज़ें जो hmm, फंडामेंटल हैं, कितना डेट है उसके ऊपर, कोई डेट फ्री कंपनी है, अच्छा कैश सरप्लस है, hmm, तो उसने डेट क्यों रखा हुआ है। सो यू हैव टू hmm, सी द फाइनेंशियल, यू एज ए चार्टर्ड hmm, अकाउंटेंट better understand hmm, the fundamental which you can analyze from the hmm, annual reports of the hmm, company. So that is also very hmm, important. hmm, Third thing is the promoter's hmm, credentials. hmm, प्रमोटर की कितनी होल्डिंग है उस कंपनी में, hmm, प्रमोटर की विज इन्वेस्टर्स क्या पॉलिसीज हैं, वो hmm, डिविडेंड देगा नहीं hmm, देगा, कल को उसके पास कैश सरप्लस है बैलेंस hmm, शीट में, तो वो बाय बैक करेगा नहीं करेगा, सो दैट ही रिवॉर्ड्स द hmm, इन्वेस्टर द hmm, शेयर होल्डर्स। तो प्लस उसकी जो होल्डिंग है hmm, वो साइजेबल है, कम तो नहीं है, hmm, और वो उसने वो जो होल्डिंग है वो प्लेज तो नहीं की इंस्टीट्यूशन में या किसी से पैसा बोरो किया। hmm, तो promoters hmm, credential are also very important. hmm, So these three are the basic things hmm, which we should keep in mind. hmm. Yeah. सर जैसे अभी हमने सेक्टर्स की आपने बात की, तो एट प्रेजेंट सर वी आर इन अ वार जोन, यूएसए इजराइल ईरान का सबको पता है सर। तो सर अब यहाँ से आने वाले 2 4 5 साल में कौन से सेक्टर्स, कौन से थीम्स हैं जो आपको लगता है कि बेटर परफॉर्म कर सकते हैं? देखो सबसे ऊपर तो आई विल रैंक डिफेंस, हम्म, डिफेंस सेक्टर, जो ओके। डिफेंस से रिलेटेड कंपनीज हैं। हम्म, देखो कितने वॉर चल रहे हैं हम्म, हियर एंड देयर, वेस्ट एशिया, उधर हम्म, यूक्रेन एंड हम्म, रशिया, प्लस वर्ल्ड इंडिया इज ऑल्सो फेसिंग चैलेंज, कभी हम्म, पाकिस्तान से, कभी चाइना से टेंशन, इधर बांग्लादेश की प्रॉब्लम। हम्म, तो डिफेंस, बिकॉज नाउ दी कंट्रीज आर मोर फोकस्ड टू स्ट्रेंथन देयर डिफेंस, सो हम्म, दिस सेक्टर we should हम्म, analyze and हम्म, selectively in good company we should. हम्म, Second is, in my opinion, renewable, हम्म, because with the crude going up, हम्म, जैसे आज सिनेरियो बन गया है, जो $50-60 वाली चीज आज 110 हो गई है, लाइकली टू बी, जैसे ये वॉर का कोई समझ नहीं आ रहा। हम्म, तो अब कंट्रीज यही सोच रही हैं कि जैसे इंडिया है, हम्म,
यहाँ सन की प्रेजेंस बहुत है, हम्म, सोलर जनरेशन जो हम्म, पावर है हम्म, उस पर ज़्यादा फोकस पहले से भी हो रहा है, बट अब और बढ़ेगा इन हम्म, फ्यूचर। तो जो कंपनी इस रिन्यूएबल एनर्जी में है हम्म, उनको करना चाहिए हम्म, इन्वेस्ट। थर्ड इज कम टू माय माइंड इज द मेटल, हम्म, बिकॉज उसमें स्टील भी है, जिंक है, कॉपर है और चीज़ें हैं। हम्म, तो मेटल सेक्टर, बिकॉज इतनी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है हम्म, वर्ल्ड ओवर, वो रीबिल्ड होगा, आज नहीं होगा, साल में होगा, हम्म, 2 साल में होगा। तो दिस सेक्टर हम्म, looks to be very promising. हम्म, So these are three हम्म, major sector हम्म, which one should focus on. हम्म, And you can also have look on pharma, हम्म, because pharma नई नई ये जो हम्म, वॉर के साइड इफेक्ट्स होते हैं, नई नई प्रॉब्लम्स हम्म, आती हैं, नए नए बीमारी आती है लोगों को, हम्म, so pharma can also do well. हम्म। सर जैसे कि अभी हमने डिफेंस की बात की, वी ऑल नो वी आर इन अ वार जोन, तो सर यहाँ से आपको निफ्टी या मार्केट और कितनी डाउन जाती दिख रही है सर? मुझे इट्स ए वेरी बिग क्वेश्चन। अब जैसे वॉर की सिचुएशन है, देखो आज ये प्रोडिक्ट करना, हम्म, मेरे मुताबिक तो यूएसए इज स्टक। हम्म, उसको इतना एस्टिमेट नहीं था इन माय व्यू हम्म, कि इतना डिस्ट्रक्शन होगा, और उनको जैसे नेटो हम्म, कंट्रीज आर नॉट या, सपोर्टिंग, प्लस जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था इन हम्म, मिडल ईस्ट कंट्रीज, हम्म, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। हम्म, लाइक दुबई का जो 25 फरवरी को सिनेरियो था, आज टोटली चेंज हो गया। मेरे को याद है, मैं 25 फरवरी को एक दोस्त को मिला था, हम्म, तो ही वाज टेलिंग मी कि दिस इज द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हम्म, तो आज विद इन मतलब नेक्स्ट 2-3 डेज में ही वो हम्म, सिनेरियो चेंज हो गया। हम्म, तो ये बहुत अनप्रडिक्टेबल हम्म, चीज है। वॉर, देखो हम्म, वियतनाम वॉर हुई, 20 साल चली। हम्म, अफगानिस्तान वॉर हम्म, यूएसए ने छेड़ी, काफी हम्म, साल चली। इराक, हम्म, मेरे को लगता है कि ये थोड़ा लंबा चलेगा, हम्म, बट इसका वर्ल्ड ओवर हम्म, जीडीपी बहुत बुरा इफेक्ट आने वाला है। हम्म, In my opinion, world GDP will decline by at least 3% in coming year. हम्म। सर अगर वार लंबी चलती है तो निफ्टी में कितना और डाउनसाइड रिस्क है? देखो निफ्टी में अगर मोहित जी आप देखो, कोई ज्यादा फॉल नहीं आया अभी तक। 26,000 से हम 23,000 हैं। बट सर इतने में ही पोर्टफोलियो 40% डाउन हो गए। पोर्टफोलियो, आई एग्री विद यू, वो जो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, वो तो हार्डली 30%, 35% पे आ गए हैं, इवन लेस देन दैट आ गए हैं कई कंपनी। मेरे को यहाँ से निफ्टी तो लगता है कि 20,000 से नीचे तो नहीं जा सकता, ओके, बट हजे स्ट्रेस ऑन निफ्टी ऑल्सो। दैट मीन्स कि 20,000 आपको लगता है कि आ सकती है? 20,000 तक तो जा सकता है। और सेकंड पॉइंट इज दी रूपी। रूपी इज वीकनिंग। आज 9 मतलब ठीक है, 1-2 दिन थोड़ी रिकवरी हुई है, बट 95 प्लस हो चुका है, तो उसका भी एक फैक्टर है। और एफ आईज आर पुलिंग आउट मनी। ठीक है, इंडिया की अगर आप देखो आज, इंडिया इज इंसुलेटेड बिकॉज डोमेस्टिक सेविंग जो हाउस होल्ड है वो बढ़ी है पिछले 10-15 साल में। तो आज हमारा जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयू है 80 लाख करोड़ प्लस, और हर महीने सिप में 30,000 करोड़ से ऊपर आ रहा है। आज 11 करोड़ इन्वेस्टर हो चुके हैं जो सिप में डाल रहे हैं। तो जो एफ आई ने पैसा निकाला, तो डोमेस्टिक पैसे ने उसको कंपनसेट किया टू मेजर एक्सटेंट, इसीलिए निफ्टी हमारी थोड़ी बैलेंस टिकी हुई है। तो बट यहाँ से 10-15% स्कोप है नीचे जाने का, तो वन हैज टू बी कॉशियस। सर आज के सिनेरियो में क्या हम यूएसए पे ट्रस्ट कर सकते हैं? मोहित जी, दिस अ वेरी हैवी क्वेश्चन। यूएसए एज ऑन टुडे इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। आज डोनाल्ड ट्रंप की कुछ स्टेटमेंट होती है, अगले दिन कुछ होती है, एज वी हैव बीन से। कभी वो कहते हैं वॉर खत्म हो गई, मैंने जीत ली, कभी कहता है अभी 2-3 हफ्ते लगेंगे। लास्ट स्टेटमेंट वाज कि अभी 2-3 महीने लगेंगे। तो आई एम नो बॉडी, आई एम टू स्मॉल फॉर दिस क्वेश्चन,
Government of India, Mr. Modi, our Prime Minister is a better person to answer this from Indian point of view. वेल सेड सर। सर कौन सी 3 बुक्स हैं जो आपके हिसाब से हर इन्वेस्टर को जरूर पढ़नी चाहिए? मुझे देखो आजकल काफ़ी लिटरेचर तो यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे है, बट फ्रॉम इंडियन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू एक दो चीज़ें मैं सुजेस्ट करूँगा। एक इन्वेस्टर कम फंड मैनेजर हुए पराग पारेख, उन्होंने बुक लिखी है स्टॉक टू रिचेस। ही इज नो मोर, बट वो बुक मेरे को बहुत पसंद है। उन्होंने कीपिंग इन व्यू द इंडियन सिनेरियो इंडियन इन्वेस्टर्स वो लिखी है, वो इट्स अ गुड बुक। सेकंड है बसंत महेश्वरी जी हैं, इज आल्सो वेरी मैच्योर इन्वेस्टर, उन्होंने लिखा है थॉटफुल इन्वेस्टर, वो बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इसके अलावा ये सारी डिस्कशन में हमने एक नाम नहीं लिया, वॉरेन बफे, हु इज मास्टर ऑफ दिस, तो उन्होंने अपनी जर्नी में कई कुछ किया है, बहुत नाम बनाया। उनकी एक बुक है एसेज बाय वॉरेन बफे। वो क्या करते थे, हर साल एक एनुअल मीटिंग करते थे, वर्ल्ड ओवर लोग देखने जाते, मिलने जाते थे, सुनने जाते थे। तो वो कंपाइल किए हुए हैं उनके एनुअल इवेंट्स का। उसमें उन्होंने अपनी फिलॉसफी, उन्होंने ये स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया, क्या उनके माइंड में था, वो थर्ड थिंग इज दैट। ये 3 बुक्स तो मस्ट हैं, आप पढ़नी चाहिए। सर एट प्रेजेंट हर किसी का पोर्टफोलियो 30 से 40% डाउन है। सब कह रहे हैं कि दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट मोर, बट जब अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं हिम्मत ही नहीं होती सर एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्ट करने की। इस माइंडसेट को सर कैसे चेंज करें? मोजी, दिस इज गेम ऑफ फियर एंड ग्रीड। मेरा जो 40 साल का तजुर्बा है उसमें मैंने जो इतने इन्वेस्टर से मैं डील करता रहा हूँ, सब ब्रोकर से डील करता रहा हूँ, जो पर्सन बने रहे जिन्होंने ऐसे मौके में भी थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया इन ए स्कैटर्ड वे, वो अल्टीमेटली विनर रहे, उनको ज्यादा रिटर्न अच्छी आई। और जो ग्रीड में एकदम पैसा उनको जल्दी चाहिए, एज आई सेड अर्लियर, यू हैव टू गिव टाइम टू द मार्केट रादर देन टाइमिंग द मार्केट। तो अगर अच्छी चीज है, आज HDFC बैंक की वैल्यू 1.5 बुक वैल्यू से है, तो अगर आप उस चीज को लोगे, टाइम दोगे, वो आपको नुकसान नहीं रहने वाला। सिमिलरली देयर आर मेनी अदर कंपनी, बट अगर वही चीज आप महंगी लोगे और ग्रीड में लोगे, वो फंसने वाली बात होती है। सर आपका क्रक्स क्या है, ज्यादा पैसा बुल मार्केट में बनता है कि बेयर मार्केट में? अगर आपने बियर मार्केट में इन्वेस्ट किया और बुल में बेचा तो नेचुरली ज्यादा बनेगा। तो अगर आपने बुल में लिया है तो पैसा लंबा नहीं बनेगा उसमें। सर एक तरफ तो हम विश्व गुरु बनने की तैयारी में हैं, दूसरी तरफ FII फ्रॉम लास्ट 2-3-4 इयर्स रेगुलरली अपना पैसा निकाल रहे हैं। ये सिनेरियो क्यों बन गया सर? मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? मुझे इसमें ऐसा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके लिए इंडिया इज नॉट द ओनली मार्केट। फॉर देम ग्लोब इज द मार्केट, वर्ल्ड इज द मार्केट फॉर देम। अब जैसे US के इंस्टीट्यूशन काफी एक्टिवली इन्वेस्ट करते थे इंडिया में, उनको लगा कि जापान में इकॉनमी रिवाइव हो रही है, वहाँ उनको रिटर्न बेटर आएगी, वो इंडिया से बेच के, हम जैसे कोई शेयर होता है एक बेच के दूसरा लेते हैं, वो फॉर देम इंडिया इज वन स्टॉक, जापान इज अनदर स्टॉक। उनको लगा कि इसमें थोड़े पैसे हमें बेटर बनेंगे, दे विल सेल हियर बाय इन जापान। अनदर इज जैसे इंडियन करेंसी वीक हो रही है, तो उनको भी देखो अल्टीमेटली तो डॉलर्स का पैसा डॉलर्स में लेके जाना है। आज पैसे ज्यादा भी प्रॉफिट में बिकेंगे, पर पैसा जो उनका जो लगा था वो कम जा रहा है। तो ये भी देखते हैं भी करेंसी अगर इंडिया की वीक हो रही है तो वो यहाँ से पैसा निकाल के जो उनकी बॉन्ड्स में है, जहाँ पैसा उनका सेफ है, डॉलर्स का डॉलर्स में ही है, और रिटर्न पहले उनको हार्डली 0.5% 1% मिल रही है, आज 3% 5-6% तक मिल रही है। तो दे पुल द मनी फ्रॉम इंडियन मार्केट एंड इन्वेस्ट इन देयर ओन मार्केट।
अगर देखो आप, रियल स्टेट इज ए गुड एग्जाम्पल। अगर तो आपको पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रियल स्टेट में लुधियाना में अगर बेटर है, तो आप आंध्रा या कर्नाटका में थोड़े इन्वेस्ट करोगे। तो अगर उनको यील्ड बेटर आ रही है यूएसए में, दे विल पुट मनी इन यूएस ओनली रादर देन इंडिया। बट इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू, अब इंडिया में मार्केट भी काफ़ी मैच्योर हो चुकी है। आपने कहा कि पैसा काफ़ी ले गए, उसके बावजूद भी निफ्टी पे इतना स्ट्रेस नहीं आया, बिकॉज सबसे ऊपर तो सिप की कलेक्शन 30,000 करोड़ से ऊपर है, और उसके अलावा जो लमसम कंट्रीब्यूशन है, चाहे दूसरे फंड में है, पैसिव फंड में भी आते हैं पैसा, तो वो इनफ्लो काफ़ी है। तो आज इतनी डिपेंडेंसी नहीं है हमारी फॉरेन फंड्स पे, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक जो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं वो साइजेबल बढ़ चुकी हैं। जैसे अब देखो इकोनॉमी बढ़ने वाली है नेक्स्ट 10 ईयर में, 20 ईयर्स में, तो ये हाउस होल्ड सेविंग भी बढ़ेंगे, वो पैसा घूम के फिर इधर ही आएगा, इन्वेस्टमेंट्स में ही आएगा। तो अभी तो जैसे आई विल गिव यू वन एग्जांपल, यूएस का सबसे बड़ा बैंक है जेपी मॉर्गन, उससे जो उनका म्यूचुअल फंड है ब्लैकस्टोन इज 5 टाइम बिगर देन द बिगेस्ट बैंक। इंडिया में बिगेस्ट बैंक इज एसबीआई, एंड biggest mutual fund is also SBI Mutual. But SBI as a bank is 5 times bigger than mutual fund. So you can see the gap, कितना अभी स्कोप है इंडियन मार्केट में। This is going to be there in years to come. सर इन लास्ट क्या सिप सही है? मोहित जी, देखो, most of the investors, they come for the first time or they don't have knowledge. आज जो सिनेरियो है ना, आज ऑफिस का पीएन भी, ऑफिस का ड्राइवर भी, उनको भी लगता है यार शेयर मार्केट बढ़ गई, हमने कुछ बनाया नहीं। तो सिप इन माय व्यू इज गुड, सही है, बट उसको आप जरा ध्यान से लगाओ, किस फंड में लगाना है, कितना अमाउंट लगाना है। मतलब इट इज नॉट ए अश्योर्ड इनकम प्रोडक्ट, इसमें भी रिस्क है, मार्केट डाउन आएगी, आपकी सिप के पैसे भी कम हो सकते हैं। तो इसलिए एक तो इसको टाइम देना पड़ेगा, नॉट के इमीडिएट कोई जैसे एफडी गया 6 महीने बाद भी ब्याज बनता है, वो नहीं है। तो इसमें अगर आप कोई पैसा ऐसा लगाओ जो सपोज आज बच्चा पैदा हुआ है, उसके लिए आपने अकोमोलेट करना है ताकि वो जब 25 साल का हो उसको एक साइजेबल अमाउंट पहले, उसके लिए सिप इज वेरी गुड, क्योंकि इन बिटवीन मार्केट जो है वो काफ़ी ग्रो होगी। जब निफ्टी स्टार्ट हुई थी तो 1000 से नीचे थी, आज 26,000 तक गई है, सो 26 टाइम। जिसने म्यूचुअल फंड रिलायंस फर्स्ट स्कीम आई थी ग्रोथ, उसमें पैसा लगाया, आज वो प्लस 400 टाइम्स है। जिसने 1 लाख लगाया 4 करोड़ से ऊपर। सिप इज वर्किंग लाइक दैट। अगर बच्चा पैदा हुआ है, आपने शुरू की, लड़की पैदा हुई, उसकी शादी की अरेंजमेंट करना है, उस एंगल से बहुत अच्छा है, बट यू हैव टू गिव टाइम टू दिस प्रोडक्ट। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। आई एम कॉन्फिडेंट कि आपकी मार्केट इनसाइट्स, आपकी जर्नी से व्यूअर्स को बहुत बेनिफिट होने वाला है सर। थैंक यू मोहित जी, थैंक यू वेरी मच।